तो आप सभी आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर क्योंकि जैसा कि आपका कल एचटेट का पेपर है, एचटेट का और टीजीटी लेवल का, ठीक है, कल। तो आज इस वीडियो में मैं जो पिछली बार 2020 के अंदर जो लेवल 2 का एसएस का पेपर था उसको डिस्कस करेंगे, केवल एसएस वाले सेक्शन को, 90 से लेकर 150 वाले जो क्वेश्चन है उनको। तो ध्यान से कीजिएगा क्योंकि कई क्वेश्चंस आपके रिलेटेड होते हैं। तो टॉपिक्स उन जो जो जिन टॉपिक्स से पिछली बार क्वेश्चन आए थे ना, उन सभी टॉपिक्स को आप अच्छी तरह करके जाओगे एग्जाम देने से पहले। अभी आपके पास 24 घंटे हैं, इन 24 घंटे में आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो, ठीक है। तो निराश मत होइए, अपनी तैयारी करिए और इसके साथ इस पेपर को स्किप मत करना। जरूर देखना कि पिछले साल कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ अपनी आज की वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 आता है इसमें, या 91 जो भी है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है। तो सबको पता है 108, और ये क्वेश्चन बार बार एचटेट में पूछा जाता है टीजीटी लेवल पर। अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन सभी जानते हो ना, पार्लियामेंट में जब राज्यसभा और जो लोकसभा है दोनों को बुलाया जाता है तो उससे रिलेटेड होता है संयुक्त अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, कई बार तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो भाई स्पीकर करता है, ठीक है। और आपसे पूछे इसको बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति, ठीक है। तो इसको संबोधित, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, ध्यान देना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 92, मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान कर की दर होनी चाहिए। भाई बढ़ती हुई, क्या होता है मुद्रास्फीति? इन्फ्लेशन, यानी आपकी कोई वस्तु है, वस्तु की भाई जो वस्तु है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। कोई वस्तु है, मान लो ये ABC कोई भी वस्तु, इसकी डिमांड बाजार में बहुत ज़्यादा है। तो जब बहुत ज़्यादा है बट उसका स्टॉक पूरा नहीं हो रहा, ठीक है, वो बाज़ार में आ नहीं रही, लोगों को डिमांड ज़्यादा है। जैसे ये एक पेन है, एक मार्कर है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा, पर ये मार्केट में मिल नहीं रहा। तो क्या हुआ, एक दो दुकानों के पास है तो वो इसको महंगा बेचने लग जाते हैं, है ना। कहेंगे भाई लेना हो तो लो, हमारे पास ये कहीं और तो है नहीं। तो इससे क्या होता है, महंगाई बढ़ती है। तो इन्फ्लेशन में भी क्या होता है, इन्फ्लेशन में आपकी महंगाई बढ़ती है, ठीक है। तो मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान महंगाई बढ़ जाती है और इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करनी चाहिए, जो टैक्स है ना उसमें इंक्रीज कर दो टैक्स की रेट को, ठीक है। यानी लोग जो पैसा लेंगे ना ब्याज पे, तो फिर वो कम लेंगे, क्योंकि हाई रेट पे, हाई ब्याज पे जब उन्हें पैसा मिलेगा तो वो अपने आप कम पैसा लेंगे। और लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो डिमांड फिर कम हो जाएगी इस वस्तु की अपने आप, और महंगाई भी कंट्रोल में हो जाएगी। तो आंसर होता बढ़ती हुई, ठीक है, इंक्रीज होनी चाहिए मुद्रास्फीति में टैक्स रेट। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, और ये तो हमारी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो डल्ली और राजहरा ये आपकी झारखंड राज्य में नहीं पड़ती, छत्तीसगढ़ में पड़ती है। बाबा बुदन कर्नाटक, बिल्कुल करेक्ट, करीमनगर तेलंगाना में है। नोआ मंडी और गोवा, ये नोआ मंडी और गोवा ये हद से ज़्यादा बार एग्जाम में पूछी जाती है, बार बार आती है। नोआ मंडी और गोवा याद रखना, ये झारखंड राज्य में ही पड़ती है। डल्ली और राजहरा ये गलत ऑप्शन है, बाकी तीनों आपके करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आता है शक्तियों का पत्थरीकरण। भाई पिछली बार जितनी भी एसएस आई थी ना, हिस्ट्री की बात करें तो वो आई थी आपकी बीए से आई थी। वो बीए के सेकंड ईयर और फाइनल ईयर की डाली हुई थी, बीए के सेकंड ईयर और फाइनल ईयर की, ठीक है। तो शक्तियों का पत्थरीकरण ये एक सिद्धांत था, एक थ्योरी थी, मोंटेस्क्यू ने दी थी शक्तियों का पत्थरीकरण, यानी आपका सेपरेशन ऑफ पावर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 95, ये प्रथम समाचार पत्र पूछा गया, उद्दंत मातरण, इसके संपादक कौन थे? तो जुगल किशोर शुक्ल जी थे उद्दंत मार्तंड के संपादक। और आई डोंट नो, ये समाचार पत्र हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है अगेन हमारा ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, और देखो क्वेश्चन का लेवल अच्छा करके दिया है एग्जामिनर ने। अगर आपने मैप नहीं किया तो आप इस क्वेश्चन को क्रैक नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसलिए मैं बोलती हूँ जियो के टॉपिक मैप से पढ़ा करो। हिमालय के निम्नलिखित दर्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम बताना है। पश्चिम यानी हमें वेस्ट से जाना है ईस्ट की ओर, ठीक है। सबसे पहले बनिहाल दर्रा, पीर बनी जोकारा, जम्मू कश्मीर में पड़ता है बनिहाल दर्रा, ठीक है, बिल्कुल साइड में। फिर आता है आपका बारालाचला, पीर बनी जोकारा बारालाचला। फिर आता है बोमडीला, तो भैया अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। जलेपला आपका नाथुला और जलेपला सिक्किम राज्य में पड़ता है। तो पहले आ आएगा, फिर बारालाचाला आएगा, और फिर आपका फिर आपका दा आएगा सिक्किम राज्य में जलेपला, और फिर आपका बोमडीला अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन सीक्वेंस रहेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ नाबार्ड की आपको फुल फॉर्म बतानी थी। तो नाबार्ड की जो फुल फॉर्म है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है नाबार्ड। तो नाबार्ड के बारे में याद करके जाना, हो सकता है अब की बार नाबार्ड की स्थापना पूछ ले, इसके अध्यक्ष पूछ ले। तो जो कुछ भी है नाबार्ड से रिलेटेड सब कुछ पढ़ के जाओगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 98, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
प्रायोजित है। जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है वो भाई किसके अंडर में आता है, तो वो आता है आपका कॉमर्शियल बैंक के अंदर, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के अंडर नहीं आएगा, कॉमर्शियल बैंक के अंडर आते हैं ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और भी आपके पब्लिक सेक्टर बैंक जितने भी बैंक होते हैं ये आते हैं आपके राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक कॉमर्शियल बैंक के अंडर। नेक्स्ट आता है किस आर्थिक प्रणाली में उपभोक्ता की सार्वभौमिकता देखी जाती है। उपभोक्ता यानी कंज्यूमर यानी बनाने वाला, है ना। और पूंजीवाद जो अर्थव्यवस्था होती है इसमें सबसे ज़्यादा कौन अपना जो कंज्यूमर होता है उसी के वही अपने फायदे के बारे में सोचता है और सब कुछ उसी के चारों ओर होता है ना। तो राइट आंसर रहेगा उपभोक्ता की सार्वभौमिकता पूंजीवाद में पाई जाती है, जिसमें पूंजीवाद यानी प्राइवेट सेक्टर आप कह सकते हो। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से संघीय शासन प्रणाली के लक्षण बताइए। और हमारे इंडिया में भी तो संघीय शासन प्रणाली है ना। तो शक्तियों का विभाजन हमारे यहाँ भी है भाई, कुछ राष्ट्रपति, कुछ प्रधानमंत्री, कुछ किसी के पास। संविधान की सर्वोच्चता हमारे यहाँ भी है कि संविधान को ही सबसे ऊपर माना जाता है। लचीला संविधान ये नहीं है। ये क्यों नहीं है लचीला संविधान, यानी लचीला संविधान उसे कहते हैं जिसमें आप इजी से बदलाव कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर भारत में ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात करें तो बहुत ही मुश्किल है ना। तो काफ़ी चरणों से, काफ़ी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। तो लचीला संविधान ये स्वतंत्र न्यायपालिका ये भी है। तो 1, 2 और 4 आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस इनमें से किस एक बैंक के संस्थापक थे। भैया ग्रामीण बैंक के थे, बांग्लादेश में जो ग्रामीण बैंक है उसके संस्थापक थे प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 102, चक्रीय बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या होता है। देखो चक्रीय बेरोजगारी ये होती है जब अचानक से किसी वस्तु या किसी सेवा में अचानक से कमी आ जाए ना, तो क्या होगा। चक्रीय बेरोजगारी कैसी हुई भाई, कोई कंपनी है, कोई वस्तु बना रही है, कोई सेवा बना रही है, तो उसकी डिमांड में अचानक से कमी आ गई, एक सामान्य से कमी आ गई, तो वो कंपनी क्या करेगी, उस वस्तु को कम बनाने लग जाएगी। और जब उस वस्तु को वो कम बनाएगी तो वो क्या करेगी, कुछ अगर उसका माल कम बिकेगा तो कुछ कर्मचारियों को निकाल देगी, ठीक है। बाद में उसका माल फिर ज़्यादा बिकने लग जाता है तो फिर वो ज़्यादा कर्मचारियों को लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से जो बेरोजगारी उत्पन्न हुई उसे कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। तो भाई ये वस्तुओं और सेवाओं की मांग में एक सामान्य कमी की वजह से उपलब्ध होती है। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 103, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन अगेन। मानसूनी वन, साल, सागौन, शीशम, ये सारे मानसूनी वन है। मैग्रोव वन, सुंदरी हो गया भैया आपका, कैजुरेना हो गया, ये सारे आपके सुंदरी वृक्ष मैग्रोव वनों में आते हैं जो डेल्टाई वन होते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, रोजवुड हो गया, आबनूस हो गया, बेत हो गया, नारियल होगा, ये सारे सदाबहार में आते हैं। अल्पाइन में टीक वृक्ष नहीं आते। सागवान, देखो सागवान तो हमारे किस में आते हैं, मानसूनी वन में आते हैं, ठीक है। तो सागवान तो मानसूनी वन में आते हैं। अल्पाइन में तो आपके ऊंचाई वाले होते हैं ना, जो पर्वतीय इलाकों में पाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं अल्पाइन वन। तो वहाँ पे आपके शंकुधारी पत्ती वाले वृक्ष मिलते हैं। तो अल्पाइन में सागवान नहीं आएगा, ये मानसूनी वन है सागवान। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 104, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाई इजी सा क्वेश्चन था। लाहौर 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, लाला लाजपत राय, ठीक है। तो लाहौर अधिवेशन 1929 पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट आता है WTO, ये किसको, देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो पूरे संसार में बहुपक्षीय व्यापार की, सभी देश आपस में व्यापार करें, आयात निर्यात करें, इसी चीज को बढ़ावा देता है WTO। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 106, निम्न में से कौन सी अध्यारोपित नदी नहीं है। देखो मैंने ये है ना, ये सारा आपका अफवाह तंत्र है, यानी मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी पूरी वीडियो डाली है, कौन सी नदी किस में आती है, कौन सी पूर्ववर्ती अफवाह में आती है, अपवर्ती अफवाह में आती है, अध्यारोपित में आती है, वृक्षनुमा में आती है, तो सब कुछ। दो यहाँ पर दामोदर, सोन और स्वर्णरेखा, ये तीनों की तीनों रिवर आपकी अध्यारोपित नदी है। बट जो सतलुज है ये आपकी कौन सी रिवर है, सतलुज सिंधु में आती है, तो ये पूर्ववर्ती रिवर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 होना था इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आना क्वेश्चन नंबर 107, शीत ऋतु में पश्चिमी हिमालय अधिकतर वर्षा करता है। तो भाई ये चीज़ मैं समझा के आपको थक गई कि सर्दियों में जो भी वर्षा होगी वो पश्चिमी विक्षोभ से होगी। अगर ऑप्शन में पश्चिमी विक्षोभ नहीं दिया हुआ है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस नहीं दिया हुआ है, तो आपको क्या मिलेगा देखने को, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। सर्दियों में वर्षा आपके लौटते हुए मानसून से नहीं होती, याद रखना, ना आपके दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ना संवहनीय वर्षा से होती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 108, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कुल जनसंख्या में मुस्लिम धर्म के लोगों का प्रतिशत सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में, ठीक है। यानी मुसलमान सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो आंसर रहेगा हमारा लक्षद्वीप।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 109, भारत में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बताना। भाई 2020 में लागू हुआ था, ठीक है, नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, काफ़ी नियम थे इसके अंतर्गत। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 110, एक अर्थव्यवस्था की निम्न में से कौन सी केंद्रीय समस्या नहीं है, यानी सेंट्रल लेवल पर क्या उत्पादन किया जाए, ये भी है, कैसे उत्पादन करेंगे, किसके लिए उत्पादन करेंगे, तो ये नहीं है। भाई किसके लिए उत्पादन करोगे, जाहिर सी बात है, आप अपने बेचोगे ना उस चीज़ को, तो किसके लिए उत्पादन करोगे, लोगों के लिए करोगे। कहाँ उत्पादन किया जाए, ठीक है, समस्या नहीं है, तो कहाँ उत्पादन किया जाए ये समस्या नहीं है कि सेंटर की, ठीक है। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये तीनों आपकी समस्याएं हैं। कौन सी नहीं है, कहाँ उत्पादन किया जाए, क्योंकि कहाँ ये तो पहले से डिसाइड होता है कि हम कहाँ उत्पादन करेंगे, तो ये तीनों समस्या हैं, बाकी ये चौथी नहीं है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 111, सूची और अंतर्वस्तुओं का सही आपको बताना कौन सी सूची में भाई कौन सा आता है। तो राज्य सूची, सार्वजनिक, पुलिस और शिक्षा। पहली बात, पुलिस और शिक्षा ये आपकी समवर्ती सूची में शिक्षा को डाला जाता है, तो पहला ही ऑप्शन गलत है। संघ सूची, देखो संघ सूची में वो चीज़ें आएंगी जो हमारे सेंट्रल लेवल पर होते हैं, बड़े लेवल पर होते हैं, जैसे नागरिकता, परमाणु ऊर्जा, तो संघ सूची में आएगा। समवर्ती सूची में अन्य टॉपिक आ जाते हैं जो हम ना राज्य में डालते हैं ना संघ में डालते हैं, जैसे विवाह हो गया, नागरिक प्रक्रिया हो गई, तो ये चीज़ें आती हैं समवर्ती सूची। तो बा और सा यही दोनों कथन आपके राइट थे। नेक्स्ट आता है यदि वास्तविक बेरोजगारी दर बेरोजगारी की प्राकृतिक दर से नीचे है तो क्या होगा। भाई जो वास्तविक हमारी बेरोजगारी, एक होती है बेरोजगारी की प्राकृतिक दर यानी नॉर्मल जो नेचुरल रेट जहाँ से इतनी बेरोजगारी है भाई, और वास्तविक बेरोजगारी की भाई वो बहुत वास्तविक जो बेरोजगारी है वो बहुत ही नीचे यानी बहुत ही ज़्यादा है प्राकृतिक दर से भी, तो आपकी जो इन्फ्लेशन की दर में वृद्धि होगी, ठीक है। जो मुद्रास्फीति है इसकी दर में वृद्धि होगी, और आपकी वही सेम सारा प्रोसेस जो मैंने अभी आपको समझाया था, इन्फ्लेशन में क्या होता है, महंगाई बढ़ती है। नेक्स्ट आता है मानव विकास रिपोर्ट। देखो मानव विकास रिपोर्ट से हर बार एक क्वेश्चन जरूर आता है, कई बार पूछता है किसने कौन प्रकाशित करता है, कई बार भारत की रैंकिंग पूछता है, तो आपको पता होनी चाहिए 2019 में, 2020 में, 2021 में भारत की मानव विकास रिपोर्ट में कौन सी रैंकिंग है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट और प्रोग्राम, ठीक है, रिपोर्ट, ये ही रिपोर्ट जारी करता है मानव विकास रिपोर्ट की। नेक्स्ट आता है फ्रांस की क्रांति की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित करें और सही विकल्प चुने। भाई पिछली बार बहुत, मैं तो ये कहूँगी डीप लेवल का एग्जाम था TGT वाला। सबसे पहले इसमें किया गया था राष्ट्रीय असेंबली का गठन, ये भी आपका BA से ही आया हुआ, BA फाइनल ईयर का क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय असेंबली का गठन किया गया, फिर बास्तीन का पतन हुआ, उसके बाद आपकी मानव के अधिकारों की घोषणा की गई, और फिर फ्रांसीसी गणराज्य का गठन, यानी फ्रांस का गठन सबसे लास्ट में हुआ, ठीक है। फ्रांस का गठन सबसे लास्ट में हुआ, और उसके बाद अगर हम बात करें भाई आपका जो सबसे पहले हुआ आपका असेंबली बनाई गई, फिर उसके बाद बास्तीन का पतन किया गया, और फिर मानव के अधिकारों की घोषणा की गई, फिर फ्रांस का गठन हुआ। तारकुंडे समिति तो भाई ये थी निर्वाचन सुधारों से, जो इलेक्शन वगैरह से, इलेक्शन में क्या सुधार होने चाहिए क्या नहीं, तो उससे रिलेटेड थी 1975 की तारकुंडे समिति। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 116, यहाँ पर कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों को समूह दिया गया, आपको बताना है कौन सी कंपनी इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनी में आती हैं। तो इन्फोसिस आती है आपकी, और सन फार्मा भी आती है, और फोर्ड भी आती है, टाटा मोटर्स नहीं आती, ठीक है, टाटा मोटर्स आपकी दूसरी में जाती है, तो सॉरी टाटा मोटर्स आती है, फोर्ड नहीं आती भाई, फोर्ड नहीं आती, करेक्ट कर लेना। इन्फोसिस आती है, सन फार्मा आती है, और टाटा मोटर, हाँ मैं भी कहूँ टाटा मोटर्स तो आती है, इन्फोसिस, सन फार्मा, टाटा मोटर्स ये तीनों आती है, आबासा, और फोर्ड नहीं आती, फोर्ड को इसमें शामिल नहीं किया जाता। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 117, लोकतंत्र ऐसी शासन पद्धति है जिसमें अंतिम सत्ता किस, भाई लोकतंत्र में सबको पता है जनता के हाथ में अंतिम सत्ता होती है, जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। नेक्स्ट आता है किस अनुभाग में सवैतनिक अवकाश का प्रावधान है। सवैतनिक यानी वेतन दिया जाता है पूरा, ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना सेक्टर, उसमें आपका सवैतनिक अवकाश का प्रावधान होता है, यानी भाई आपकी जो छुट्टी वाले दिन का भी वेतन आपको इंक्लूड किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में। नेक्स्ट आता है कौन सा नगर एक पूर्व का सिराज कहलाता है। भाई जौनपुर, जो जौनपुर है वो पूर्व का सिराज के नाम से जाना जाता है। मौद्रिक नीति कौन बनाता है, भारतीय रिजर्व बैंक, इजी सा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। मौद्रिक नीति, भारत की बैंकों पर नज़र कौन रखता है, नोटों को कौन छापता है, तो नोटों पर साइन होते हैं गवर्नर के, 1 रुपये से कम की मुद्रा पर होते हैं वित्त मंत्रालय और वित्त सचिव के, सेक्रेटरी के, ठीक है। और भारत में नोटों से रिलेटेड फटे पुराने नोटों को कौन बदलता है, तो ये सारे रिजर्व बैंक की इनका आंसर आएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 121, भाई संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध में जो अमेरिका है वो कब शामिल हुआ था, 1941 में। 1941 देखो 1939 से 1945 तक चला था दूसरा विश्व युद्ध, और इसमें जो अमेरिका था वो 1941 में शामिल हुआ।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 122, कौन सी कायांतरित चट्टान नहीं है? नहीं, इस वर्ड को जरूर देखा करो। संगमरमर है, ठीक है, चूना पत्थर से संगमरमर बनती है। क्वार्टरजाइट की बात करें भाई, क्वार्टरजाइट भी आपकी संगमरमर सॉरी कायांतरित चट्टान है। ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट भी है। जब ये गैब्रो है, गैब्रो आपके आगन्य चट्टान है, नोट कायांतरित, मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है ये, गैब्रो आगन्य चट्टान है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 123, मुंबई को मुंबई प्रेसिडेंसी की राजधानी कब घोषित किया गया? तो 1819 में। 1819 में मुंबई को मुंबई प्रेसिडेंसी की कैपिटल घोषित किया गया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 124, सम्राट के दैवीय और पूर्ण अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया था जॉन लोक ने। ये भी आपका BA सेकेंड ईयर की से ही आया था। सम्राट के दैवीय और पूर्ण अधिकार की, सम्राट जो उस वक्त होता था ना, तो सम्राट भगवान की तरह पूजा जाता था और पूर्ण अधिकार था उसका, तो इस सिद्धांत का खंडन किया था भाई जॉन लोक ने। नेक्स्ट आता है यहाँ पे इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, खर्च योग्य व्यक्तिगत आय। देखो इंग्लिश वाला पोर्शन देखा करो, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम यानी DPI पूछी गई है। DPI कैसे होती है? पर्सनल इनकम में जब हम डायरेक्ट जो कर होता है ना, डायरेक्ट टैक्स होता है, उसको जब माइनस कर देते हैं पर्सनल इनकम में से, तब हमारी DPI निकल कर आती है। तो पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट था। नेक्स्ट आता है द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है? तो भाई USA में पाई जाती है, अमेरिका में द्विदलीय पद्धति, ठीक है। तो द्विदलीय पद्धति USA में पाई जाती है और बेटर तरीके से शासन चलता है द्विदलीय पद्धति में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 127, 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद की बाधक समझे वाली जो शक्तियां थी, एक तो थी हैब्सबर्ग राजशाही और दूसरी थी ओटोमन राजशाही। ये दोनों जो शक्तियां थी यूरोप में नेशनलिज्म के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 128, यहाँ पर हमें बताना है उपोषण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न। देखो ये मैंने अभी करवाया। देखो उपोषण उच्च वायुदाब से यानी आपकी 30 से 35 डिग्री से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जो पवनी चलते हैं, यानी ये डायरेक्शन होती है, ठीक है। इन पवनों को क्या कहते हैं? पछुआ पवनी, ठीक है, क्योंकि उपोषण उच्च वायुदाब और दक्षिण पश्चिम से उत्तर, देखो दे दिया पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से यानी पछुआ, पश्चिम से चल रही है पूर्व की ओर, तो कहाँ से चल रही है? पश्चिम से चल रही है, तो पछुआ पवनी, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। नेक्स्ट आता है देखो अब यहाँ पर है ना, पछुआ पवनी दक्षिणी गोलार्ध क्यों नहीं दिया? दोनों में ही चलती है, बट आप उत्तरी गोलार्ध को सबसे पहले दोगे आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 129, यहाँ पर आपको देखो ये आविष्कार और आविष्कारक थे, ये आपको अब भी याद करके जाने हैं। अब भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा आविष्कार किसने किया। तो भाई आप कैसे, आर्कराइट ने क्या किया? आर्कराइट ने क्या किया भाई? आर्कराइट ने अपना एक पानी का फ्रेम बनवा लिया। आप ऐसे याद करना, आर्कराइट ने अपनी फोटो लगवाने के लिए पानी का फ्रेम बनवाया। टूल ने क्या किया? ड्रिल बनाई। टूल दोनों में पीछे ले है, टूल ने ड्रिल बनाई, हाँ। और पावरलूम यानी पावरलूम की अगर हम बात करें, कार्टराइट का था पावरलूम, और टेलीग्राफ मोर्स का, ठीक है। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। पिछली बार भी आया था और अब की बार भी यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। यहाँ पर कुछ आपको भाग दिए गए हैं संविधान के। तो नागरिकता की बात करें, नागरिकता भाग नंबर 2, ठीक है। और X11 की बात करें संविधान का संशोधन, तो यहाँ पर जो हमारा सुमेलित नहीं है वो कौन सा संविधान का संशोधन, ये आपका दे रखा है X11 में, तो ये आपका रोंग है। नेक्स्ट आता है निर्वाचन गण। पूछा गया भाई इलेक्टोरेट, तो मतदाताओं की संस्था और समूह को, जो मतदाता होते हैं, जो वोटर्स होते हैं, उनका जो पूरा समूह होता है उसको बोलते हैं निर्वाचक गण, यानी जो आपके क्या करने वाले हैं, चुनाव करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 132, अप्रैल थीसिस का भाग नहीं था। अप्रैल थीसिस सभी के लिए मताधिकार। अप्रैल थीसिस में युद्ध का अंत किया गया, किसानों को भूमि स्थानांतरित लौटा दी गई, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, बट सभी के लिए मताधिकार की बात इसमें नहीं थी। अप्रैल थीसिस, तो हिस्ट्री तो बहुत ही मुश्किल आई हुई थी पिछले साल, मैं सहमत हूँ इस बात से, क्योंकि जो हिस्ट्री हम आज तक पढ़ते आए ना, उस हिस्ट्री से तो आपका मोस्टली 1-2 क्वेश्चन था, बाकी सारा आपका अजीब सी हिस्ट्री थी। लैंगिक विभाजन, देखो भाई लैंगिक विभाजन ये तो एक वर्ड है, जेंडर डिविजन सभी समझ भी सकते हो कि स्त्री और पुरुषों को दी गई जो असमान भूमिकाएं होती है उन्हें कहते हैं लैंगिक विभाजन, असमान भूमिकाएं। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन था जो आप सभी कर सकते थे। सबसे पहले लखनऊ समझौता हुआ था, ठीक है, 1915-16 लखनऊ समझौता हुआ था भाई, ऐसा ही। फिर आपका हुआ था चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा आपका सत्याग्रह हुआ 1918 और जलियांवाला बाग 1919। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था और आपका चंपारण हुआ था 1917 में, खेड़ा हुआ था 1918 में और जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919। तो ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है ग्रीनविच। ये देखो ये क्वेश्चन इजी था, ये मैं कह सकती हूँ। ग्रीनविच मीन टाइम प्रधान यानी प्राइम मेरिडियन लाइन भी कहते हैं इसे, ठीक है। PMT के नाम से मैंने करवाया हुआ है, प्राइम मेरिडियन
टाइम लाइन भी इसे कहते हैं, ग्रीनविच माध्यमान समय रेखा को। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 136, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं होता? तो भाई स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 है ही, रोजगार के मामलों में अवसरों की समता ये भी है, संस्कृति की रक्षा ये भी आता है आपका धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धांत में, बट काम का अधिकार मौलिक अधिकारों में दिया हुआ नहीं है, ठीक है, तो राइट टू वर्क नहीं है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 137, यहाँ पर कुछ आपकी रजनी कुछ ये आपके हैं, मैच करना है हमें। जो रजनी कोठारी थी वो हमें बताना है क्या कि कौन सा सुमेलित सही सुमेलित है, सही बताना है। रजनी कोठारी कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल का है ये क्वेश्चन और काफ़ी डीपली था। जो रजनी कोठारी था वो आपका कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड थी, ठीक है। जयप्रकाश की बात करें नारायण की, तो ये कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट इससे रिलेटेड नहीं था। श्रीनिवासन कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एजेस, ठीक है, तो आ और सा राइट था, ब आपका गलत था। नेक्स्ट आता है विस्तृत दिव्या प्रकाश, हाँ मैं मानती हूँ ये चीज़ ज्योग्राफी में भी पीजीटी लेवल का क्वेश्चन था, ये पीजीटी का था भाई, ठीक है। जो विस्तृत दिव्या प्रकाश होता है ना, डिफ्यूज्ड डे लाइट उसे कहते हैं जब पृथ्वी सुबह और शाम, भोर यानी सुबह का टाइम, गोधूली यानी शाम के टाइम पर जो प्रकाश प्राप्त करती है, सूर्य प्रकाश प्राप्त करती है, उसे कहते हैं विस्तृत दिव्या प्रकाश। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट था। नेक्स्ट आता है फ्रीडम फ्रॉम फियर, पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो भाई ये थी आंग सान सू की, आंग सान सू की थी फ्रीडम फ्रॉम फियर। नेक्स्ट आता है न्यू हार्मनी नामक सहकारी समुदाय की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट ओवन ने, रॉबर्ट ओवन महोदय ने की थी न्यू हार्मनी सहकारी समुदाय की स्थापना। देखो हिस्ट्री तो बहुत ही मुश्किल है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 41, ये जर्मनी में नाजी, अब देखो ये हिटलर से रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन करके जाना, जर्मनी की आप पढ़ के जाना थोड़ी सी हिस्ट्री। जर्मनी में जो नाजी तानाशाह हुआ था भाई, उसकी स्थापना हुई थी 1933 में, हिटलर भी बना था वहाँ का प्रमुख, नाजी तानाशाह उसी का था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 142, यहाँ पर देखो हमें सुमेलित नहीं बताना था, तो जापान में तो अंगुग ज्वालामुखी है, मयोन आपको फिलीपींस में पड़ता है, माउंट मेरापी ये आपका इंडोनेशिया में नहीं पड़ता, तो यही सॉरी ये माउंट मेरापी भी आपका इंडोनेशिया में पड़ता है, और माउंट कोटोपैक्सी इक्वेडोर में पड़ता है। तो माउंट अगुग ये आपका जापान में नहीं पड़ता, ठीक है, तो माउंट अगुग जापान में नहीं है, बाकी ये तीनों करेक्ट थे। माउंट मियोन फिलीपींस में, माउंट मेरापी आपका इंडोनेशिया में, माउंट कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है। ओके, भूकंप को मापने का पैमाना नहीं है भाई, रिक्टर, मर्केली, रोसोफेरल तीनों भूकंप को मापने के पैमाने हैं, बट मोह है ये जो स्केल होता है ये चट्टान की कठोरता को मापने वाला स्केल होता है, तो चट्टान की कठोरता को मापा जाता है मोह स्केल के द्वारा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 144, यहाँ पर हमें बताना था कर्क रेखा के निकटतम शहर। तो भाई देखो एक तो राजस्थान तो बिल्कुल हल्का सा टच होता है, तो जोधपुर तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, राजस्थान के तो बिल्कुल इतना सा एरिया टच होता है। कोलकाता बिल्कुल नीचे पड़ जाता है, कोलकाता भी नहीं रहेगा। रायपुर भी साइड में पड़ जाता है, आंसर होगा बिल्कुल रांची। झारखंड के कैपिटल जो रांची है वो बिल्कुल भूमध्य रेखा कर्क रेखा के बिल्कुल निकट पड़ती है। नेक्स्ट आता है 2 दलीय पद्धति बेहतर है, क्यों? क्योंकि कैबिनेट को निरंकुश अधिकार देती है। भाई ये जो 2 दलीय पद्धति है ना, ये शासन को सहजता से बदलाव को संभव बनाती है। अगर आपको किसी कानून में बदलाव लाना है तो सहज तरीके से आसानी से आप कानून में बदलाव ला सकते हो। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 146, जर्मेनिया गार्डन द राइन, राइन नदी पर पहरा देती हुई जर्मेनिया, ये चित्र बनाया था लॉरेंज कैलेसेन ने, ठीक है, लॉरेंज कैलेसेन ने बनाया था। और भाई और आपकी जर्मेनिया गार्डन द राइन, राइन नदी पर पहरा देती हुई जर्मेनिया, ये काफ़ी पुराने चित्रकार थे जो कि आपके बीए से है ये भी। और लियोनार्डो दा विंची मोनालिसा का चित्र बनाया था लियोनार्डो दा विंची ने, ये अगर आपकी बार एग्जाम में आ जाए तो मोनालिसा का चित्र किसने बनाया? लियोनार्डो दा विंची ने, बहुत फेमस, बहुत करोड़ों में बिका था चित्र वो। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 147, 19वीं शताब्दी में यूरोप के उदारवादी मुख्यतः किस वर्ग के थे? तो भाई बुर्जुआ वर्ग के थे। यूरोप के जो उदारवादी थे वो किस वर्ग के थे? बुर्जुआ के। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 148, सारगेसो सागर पूछा गया है, बहुत बार मैंने अपने चैनल पर इसके बारे में पढ़ाया है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में पड़ता है। और आपका अगर आपकी बार डिग्री पूछे तो भाई 20 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच है, 20 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच है सारगेसो सागर। और पूर्व पश्चिम में डायरेक्शन पूछे तो पश्चिम में, ठीक है, पश्चिम में पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर कुछ घास के मैदान हैं और कुछ एरिया के नाम है। तो पुस्ताज कहते हैं हंगरी में, पुस्ताज हंगरी में, जर्मनी के हंगरी में पुस्ताज के नाम से जाना जाता है। कैंपोस की बात करें तो ब्राजील के पठार पर कैंपोस कहते हैं। लानोस की बात करें तो भाई ओर्निको बेसिन, ओर्निको बेसिन कहाँ पड़ता है? जहाँ पर आपकी ओर्निको नदी बहती है वेनेजुएला में, तो वेनेजुएला में लानोस बेसिन के नाम से। और सेल्वास कहते हैं अमेजन बेसिन में, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट था।
नेक्स्ट आता है आज की इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, और आशा करती हूँ आपको इस क्वेश्चन ने काफ़ी हेल्प दी होगी। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ पार्टीज हैं, तो बताना है राष्ट्रीय लोकदल पार्टी, तो ये बात करें तो ये राज्य दल था, राष्ट्रीय लोकदल राज्य दल था। भारतीय जनता पार्टी आप सभी जानते हो, भारतीय जनता पार्टी क्या है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में आती हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, तो ये आती है लेफ्ट फ्रंट में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 करेक्ट था। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। ये था भाई आपका 2020 का क्वेश्चन पेपर, और आशा करती हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जितने भी टॉपिक यहाँ पर है ना, उन टॉपिक से रिलेटेड आप सब कुछ पढ़ लेना, क्योंकि ये आगे कल के एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो भी टॉपिक यहाँ पर आए उन टॉपिक को आप अच्छी तरीके से कवरअप करके जाना, और मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और आशा करती हूँ जितने भी बच्चे मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं सभी का ही टीजीटी और पीजीटी दोनों क्लियर हो, और दोनों सभी बच्चे आगे बढ़ें। ठीक है, तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू।